बड़ी जानकारी दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। बड़ी जानकारी, दोपहर करीब 1:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम धामी। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। पहले शुक्रवार को दिल्ली पहुंचने का था कार्यक्रम और आज दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। दोपहर करीब 1:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम धामी। पहले शुक्रवार को दिल्ली पहुंचने का था कार्यक्रम। शाम 4 बजे अयोध्या पर्व में शिरकत करेंगी सीएम धामी। दिल्ली में आयोजित अयोध्या पर्व में करेंगे शिरकत। अयोध्या पर्व की दिल्ली में आज से हो रही है शुरुआत। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 1:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। पहले शुक्रवार को दिल्ली पहुंचने का था कार्यक्रम। शाम 4 बजे अयोध्या पर्व में शिरकत करेंगे सीएम धामी और आज आपको बता दें आयोजित अयोध्या पर्व में करेंगे शिरकत। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बताते हैं। आज दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं। बड़ी जानकारी, जहां दोपहर करीब 1:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम धामी। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, पहले शुक्रवार को दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम था। इस वक्त की बड़ी खबर, शाम 4 बजे अयोध्या पर्व में शिरकत करेंगे सीएम धामी। बड़ी जानकारी, दिल्ली में आयोजित अयोध्या पर्व में करेंगे शिरकत। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। आज दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी और दोपहर करीब 1:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम। तो पहले शुक्रवार को दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम था। बड़ी जानकारी आपको बताते, शाम 4 बजे अयोध्या पर्व में शिरकत करेंगे सीएम धामी और दिल्ली में आयोजित अयोध्या पर्व में शिरकत करेंगे। तो आज दिल्ली दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। दोपहर 1:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं। पहले शुक्रवार को दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम था। वही ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रोहित सोनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, क्या कुछ पूरी जानकारी, क्योंकि 1:30 बजे तक सीएम धामी दिल्ली पहुंच जाएंगे, ऐसे में अगर यहां से रवाना की बात की जाए, कब तक यहां से रवाना होंगे, क्या कुछ पूरी जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज देहरादून से रवाना हो गए हैं, क्योंकि जो कार्यक्रम रखा गया था उसके तहत 11 बजे उनको रवाना होना था और अभी फिलहाल 11 बजे ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ से रवाना हो गए हैं। कुल मिलाकर देखें तो दिल्ली में जो कार्यक्रम रखा गया और राजघाट पर कार्यक्रम रखा गया, जिसमें गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिस कार्यक्रम में आज सीएम धामी शिरकत करेंगे। इसके अलावा जो है कुछ केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि प्रदेश में तमाम योजनाएं संचालित हो रही हैं। उन योजनाओं को बढ़ाए जाने को लेकर के कई कुछ नए योजनाओं को उत्तराखंड में लाने को लेकर के भी कोशिश की जाएगी। यही वजह है कि वह दिल्ली आज दूसरी बार रवाना हो रहे हैं, खासकर मुख्यमंत्री बनने के बाद दूसरी बार दिल्ली रवाना हो रहे हैं। तो इसके भी कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि मुख्य रूप से देखें तो कोविड जो केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे, इससे पहले भी जब गए थे तो प्रधानमंत्री अमित शाह, गृह मंत्री, तमाम लोगों से मुलाकात भी उन्होंने की थी। तो ऐसे में आप इस बार भी गए, हालांकि कल जाने का, कल देर शाम निकलने का जो प्लान था वह इस वजह से भी कैंसिल किया गया, क्योंकि दुष्यंत गौतम उत्तराखंड पहुंचे हैं, जो प्रदेश प्रभारी हैं, उनसे भी बातचीत की गई है। इसको लेकर के भी कल देर शाम उनको रवाना होता, लेकिन नहीं गए और आज सुबह निकले हैं और 11 बजे निकल गए हैं। दिल्ली करीब 1:30 बजे के आसपास पहुंच जाएंगे। उसके बाद उत्तराखंड सदन में विश्राम करेंगे और फिर 4 बजे जो है कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। लिहाजा 4 बजे कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद जो है शाम तक कुछ केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं, कुछ सौगातें उत्तराखंड के लिए ले सकते हैं। उसके बाद से फिर जो है इस चर्चा फिलहाल भी यही है कि रात्रि विश्राम दिल्ली में कर सकते हैं, लेकिन अभी कोई हालांकि कार्यक्रम जारी नहीं किया गया। कार्यक्रम जारी होने के बाद स्पष्ट हो पाएगी कि वह रात्रि विश्राम दिल्ली में करेंगे या फिर देर शाम जो है देहरादून के लिए रवाना हो जाएंगे। जी बिल्कुल रोहित, क्योंकि ये दूसरी बार दौरा है दिल्ली का सीएम धामी का और ऐसे में पिछली बार हमने देखा था प्रधानमंत्री मोदी से उन्होंने मुलाकात की, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, गृह मंत्री से भी उन्होंने मुलाकात की थी। ऐसे में जैसे आप बता रहे कि आज भी कुछ कैबिनेट मंत्रियों से वो मुलाकात कर सकते हैं, कौन से वो मंत्री हो सकते हैं, इसको लेकर कोई जानकारी है? देखिए, अभी फिलहाल शेड्यूल जारी नहीं किया गया, क्योंकि कल जब देर रात उनके जाने का प्लान बना था तो उस दौरान भी तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे बात, लेकिन अब उनके दिल्ली पहुंचने के बाद जो शेड्यूल होगा, यानी कि किस किस मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं, उन सबका शेड्यूल जारी किया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल कोई जानकारी ऐसी उपलब्ध नहीं हो पाई है कि किन किन केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। लेकिन फिलहाल इतना है कि कुछ केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करेंगे, तमाम जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को लेकर के भी चर्चा किया जाएगा। खासकर अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के भी बड़ा पहल सरकार की ओर से किया जा रहा है, तो इस विषय पे काफी चर्चा किया जा सकता है। जी बिल्कुल रोहित, बने रहे हमारे साथ, जानकारी के लिए लौटेंगे आपके पास।
वहीं इसी बीच देहरादून से बड़ी जानकारी, समान नागरिक आचार संहिता से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। जहां पर समान नागरिक आचार संहिता के लिए नोडल विभाग बन चुका है। गृह विभाग तैयार करेगा कॉमन सिविल कोड का प्रारूप। सीएम धामी ने विधानसभा चुनाव के दौरान घोषणा की थी। हाई पावर ने पहले ही यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए टीम गठित की है। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता दें। जहां पर समान नागरिक आचार संहिता के लिए नोडल बना दिए गए। गृह विभाग तैयार करेगा कॉमन सिविल कोड का प्रारूप। बड़ी खबर, अहम जानकारी। सीएम धामी ने विधानसभा चुनाव के दौरान घोषणा की थी और हाई पावर ने पहले ही सिविल कोड के लिए टीम गठित की। बड़ी जानकारी आपको बताते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर आचार संहिता के लिए नोडल विभाग बना है। वही ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रोहित सोनी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, फिलहाल आपके पास क्या कुछ अपडेट है? जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के लगातार राज्य सरकार ने पहले स्पष्ट कर दिया था कि उत्तराखंड में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाएगा। इसमें अगर हम मुख्य रूप से देखें तो पिछली सरकार में, धामी पिछली सरकार में जो है उन्होंने घोषणाएं की थी और घोषणा के तहत जो है जब धामी की फिर से यानी धामी 2.0 की सरकार बनी और मुख्यमंत्री पद की सीएम धामी ने शपथ ली, उसके बाद से जो घोषणाएं थी, घोषणाओं को उन्होंने अमल में लाने की बात की और जो पहली कैबिनेट हुई सरकार की धामी 2.0 की, उस कैबिनेट की बैठक में जो है इसका प्रस्ताव पास किया गया। मंत्रिमंडल ने इस पर मुहर लगा दी कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के अब पूरी तरह स्थितियां स्पष्ट हो गई हैं। हालांकि उस दौरान यह निर्णय लिया गया था कि हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी, हाइपर कमेटी इसे पूरा अध्ययन करेगी, आपने स्टेट के हिसाब से क्या कुछ किया जाना है और एक परफॉर्मा तैयार करेगी। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ने अभी निर्देश दिए थे कि इसके लिए एक नोडल विभाग भी होना चाहिए जो मुख्य रूप से इसकी पूरी जिम्मेदारी लेगा। इसी क्रम में जो गृह विभाग है उसको ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है और एक शासन स्तर से भी इस पर काम चलता रहे, इसको लेकर के जो है एक नोडल विभाग की आवश्यकता होती है, क्योंकि हाई पावर कमेटी अपना काम करेगी, क्योंकि वह भौगोलिक परिस्थितियां, प्रदेश की स्थितियों को देखते हुए, तमाम चीजों को देखते हुए उसको बनाया जाना है, क्योंकि क्या नियम रहेंगे, क्या कानून बनाए जाएंगे, उन सब चीजों को देखी जाएगी। और इसी के साथ ही शासन स्तर पर भी इसकी कवायद प्रारूप जो है वह शासन स्तर पर तैयार किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इससे काफी तेजी लाने को लेकर के यह कोशिश की गई है और गृह विभाग को जिम्मेदारी दी गई है, गृह विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। तो ऐसे में शासन स्तर पर भी इसे पैरेलल में काम शुरू हो जाएगा। तो आने वाले समय में जो इसका पूरा खाका है वह जल्द से जल्द तैयार करने की बात कही जा रही है, क्योंकि सीएम धामी कई बार तो कह चुके हैं, हर कार्यक्रम में लगभग इस बात का जिक्र करते हैं वो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को जल्द से जल्द राज्य में लागू किया जाएगा। इसके लिए फिलहाल भी ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। ड्राफ्ट तैयार करने के बाद भारत सरकार को भेजा जाएगा, वहां से अनुमोदन होने के बाद जब आएगा तो फिर वो कानून के रूप में इसको लागू किया जाएगा। तो इसको लेकर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, क्योंकि सबसे अहम था कैबिनेट पास करना। कैबिनेट पास हो गया है, उसका पूरा प्रारूप तैयार किया जाएगा, उसके बाद सदन में लाया जाएगा और जब सदन की कार्रवाई होगी, यानी कि जो चर्चा है कि जून जुलाई के आसपास सदन की कार्रवाई यानी बजट सब पेश होना है, तो उसी दौरान जो है इस कानून को भी सदन पटल पर पास कराया जा सकता है, ऐसी चर्चाएं हैं। और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं प्रदेश के लिहाज से देखें तो उत्तराखंड पहला राज्य देश का बन जाएगा। हालांकि इससे पहले भी गोवा जो है केंद्र शासित राज्य है, वहां पर भी इसको लेकर कवायद हुई है, लेकिन उत्तराखंड राज्य जो है सभी देशों के पहले प्रदेश में गिना जाएगा जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगी। तो फिलहाल जोरों शोरों पर चर्चाएं चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह भी इस बाबत जोर दे रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को जल्द से जल्द राज्य में लागू किया जाए, क्योंकि उनका यही मानना है कि जितने भी नागरिक हैं उन सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। वे काफी अहम भी है और काफी जरूरी भी है, क्योंकि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहाँ करीब 3 जो उत्तर प्रदेश भी घिरा हुआ है, इस तरफ हिमाचल भी है, तो और खासकर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर भी है। तो इन सब चीजों को देखते हुए विकास इसमें मुख्य रूप से फोकस किया जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए, ताकि यहाँ के नागरिकों को काफी फायदा मिलेगा इसका और अन्य राज्य जो है उससे प्रभावित होकर, यानी कि उत्तराखंड से प्रभावित होकर के वो अभी अपने राज्य में इस चीज को लागू करेंगे। जी बिल्कुल रोहित, बने रहे हमारे साथ, जानकारी के लिए लौटेंगे आपके पास। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की पहली औपचारिक बैठक होगी 18 अप्रैल को। विधायक दल की बैठक, कई विधायकों के नाराजगी के चलते ये बैठक की जाएगी। एकता का संदेश देने के मकसद से ये बैठक बुलाई गई है। बड़ी जानकारी आपको बताते, जहाँ पर नेता प्रतिपक्ष ने विधायक दल की बैठक बुलाई है और इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, यशपाल आर्य की ये पहली औपचारिक बैठक होगी। 18 अप्रैल को होगी विधायक दल की बैठक। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता दें, जहाँ पर कई विधायकों के नाराजगी के चलते बैठक होगी। बड़ी खबर, अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते, एकता का संदेश देने के मकसद से बैठक बुलाई गई है और इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बताते, अहम खबर से आपको रूबरू कराते देहरादून से, नेता प्रतिपक्ष ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। तो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की पहली औपचारिक बैठक होगी
इस वक्त की बड़ी खबर 18 अप्रैल को विधायक दल की बैठक। बड़ी जानकारी आपको बता दें, कई विधायकों के नाराजगी के चलते ये बैठक होगी। बड़ी जानकारी अहम खबर से आपको रूबरू कराते, एकता का संदेश देने के मकसद से ये बैठक बुलाई गई है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रोहित सोनी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, ये बैठक बुलाई जा रही है, क्या खास मकसद है इस बैठक का? पिछले कुछ दिनों पहले ही जो है कांग्रेस आलाकमान ने प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से जो नेता प्रतिपक्ष के रेस में चल रहे थे, करीब 10 विधायक ऐसे हैं जो उसके रेस में थे, वो सभी विधायक जो है नाराज चल रहे हैं। कुल मिलाकर देखें तो सबसे मुख्य रूप से हरीश धामी जो धारचूला से विधायक हैं, वो काफी नाराज हैं और अपने बयानबाजी को लेकर के चर्चाओं बने हुए हैं, क्योंकि उन्होंने तीखा प्रहार न सिर्फ प्रदेश प्रभारी पर किया है, बल्कि कांग्रेस आलाकमान पर भी उन्होंने जो है हमला बोला है। तो इसको लेकर के भी लगातार जिस तरह से विधायकों की नाराजगी बढ़ती जा रही है, ऐसे में जो प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है लगातार विधायकों से बातचीत कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य उन्होंने बयान दिया था कि तमाम नेताओं से उनकी बातचीत हो रही है, फोन पर वार्ता हो रही है और ऐसे में आने वाले समय में जो स्थितियां पूरा कंट्रोल कर लिया जाएगा। हालांकि फिलहाल 18 तारीख को जो कार्यक्रम रखा गया विधानसभा में कि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य अपना कार्यभार संभालेंगे और उसी के बाद ही जो है विधायक दल की बैठक करेंगे। तो विधायक दल की बैठक में फिलहाल कोशिश यह रहेगी कि जितने भी विधायक नाराज चल रहे हैं तो सभी विधायकों को साधने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि मुख्य रूप से इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मत नहीं कह सकते कि जो संख्या है, संख्या बल वह अधिक मिली है, क्योंकि 17 में जो है 11 ही रहा था 2017 विधानसभा चुनाव में, लेकिन इस बार 19 तक कांग्रेस पहुंच गई है। लिहाजा सभी विधायकों को साथ लेकर के चलने की बात कह रही है नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश अध्यक्ष इस बात कोशिश भी कर रहे हैं कि सभी विधायकों को एकजुट किया जाए। तो इसको लेकर के विधायक मंडल दल की बैठक बुलाई गई है 18 तारीख को, उसमें सभी विधायक मौजूद रहेंगे और उस दौरान भी एक कोशिश की जाएगी कि जो नाराज चल रहे विधायकों को उसको मनाया जाए और एकजुट होकर के कांग्रेस जो है सत्ता यानी कि सरकार पर हमलावर न चढ़ाए। सदन की कार्रवाई भी बेहद नजदीक होने वाली, क्योंकि जून जुलाई में जो है बजट सत्र होना है, उससे पहले कांग्रेस विधायक पूरी तरह से एकजुट होकर के तैयार होंगे। और खास बात यह भी कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी कांग्रेस को अभी से अपनी जमीन जो है और मजबूत करने की जरूरत है। यही वजह है कि कांग्रेस आलाकमान भी इस बात निर्देश दे चुका है कि सभी विधायकों को एकजुट किया जाए और सब एकजुट होकर के जो है अपनी जो राजनीतिक जमीन है और मजबूत बनाए, ताकि आगामी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भी उनको इसका फायदा मिले। इसके अलावा जो तमाम जनता से जुड़े मुद्दे हैं, उन मुद्दों को भी सही ढंग से विपक्ष उठा पाए, इस बावजूद भी कोशिश की जा रही है। लेकिन फिलहाल अब 18 तारीख को बैठक होनी है। 18 तारीख को बैठक होने में फिर बात जो है स्थितियां स्पष्ट हो पाएंगी, कितने विधायक माने हैं, कितने विधायक नाराज चल रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो एक विधायक हरीश धामी है वह काफी अधिक नाराज चल रहे हैं और फिलहाल वह इस शहर से बाहर बताए जा रहे हैं और वह किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल चर्चाओं के बीच में तमाम कयासबाजी भी लगाई जा रही है, क्योंकि चर्चा यह भी है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए अपना सीट छोड़ने की दावा कर चुके हैं। लेकिन अब इसमें कितनी सत्यता है तो उनके आने के बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि हमारी बातचीत भी इनसे हुई हरीश धामी से, तो उन्होंने इस बात को कह दिया था कि अब वो कांग्रेस का झंडा डंडा नहीं उठाएंगे, कांग्रेस पार्टी में रहेंगे, कांग्रेस की सदस्यता नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस झंडे डंडे नहीं उठाएंगे। मतलब कांग्रेस से उनका कोई मतलब नहीं रहेगा, ताकि वो अपना विधायकी बचा सके और पार्टी से दूर रह सके। इन सब चीजों को लेकर के लगातार राजनीतिक सियासत जो है गरमाई हुई है। कांग्रेस पार्टी में जो स्थितियां हैं और कहीं ना कहीं अगर ऐसी बनी रही तो आने वाले समय में कांग्रेस को काफी नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि कांग्रेस आलाकमान भी जल्द से जल्द इन सभी मामलों को सुलझाने की बात कह रहा है। जी बिल्कुल रोहित, क्योंकि जैसे कि आपने बताया और बीते दिनों हमने देखा कि हरीश धामी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कांग्रेस से नाराज चल रहे थे। उन्होंने बयान भी दिया था कि वो कांग्रेस का झंडा या डंडा दोनों ही नहीं उठाएंगे और ऐसे में हमने देखा था कि पार्टी आलाकमान जो है उन्हें कारण बताओ भी जारी किया गया था। इसके साथ ही पार्टी आलाकमान भी जो थी वो हरीश धामी से खासा नाराज चल रहे थे और ऐसे में 18 तारीख को ये जो बैठक है, क्या लगता है क्या हरीश धामी और पार्टी के बीच समझौता होगा? बिल्कुल, देखिए भी कयासबाजी लगाई जा रही है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य दोनों ही कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी विधायक नाराज चल रहे हैं सभी विधायकों को मनाने की कोशिश की जाए। ठीक है मुख्य रूप से जो रोहित, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बड़ी और अहम खबर से आपको रूबरू कराते हैं। उत्तराखंड को 4 केंद्रीय विद्यालयों की सौगात मिली है। विद्यालय को डीपीआर तैयार करने के निर्देश दे दिए गए। कोटद्वार, नरेंद्र नगर और में बनाए जाएंगे केंद्रीय विद्यालय। मदन नेगी द्वाराहाट में नए केंद्रीय विद्यालय बनाए जाएंगे। बड़ी जानकारी अहम खबर से आपको रूबरू कराते, जहां पर उत्तराखंड को 4 केंद्रीय विद्यालयों की सौगात मिली है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, मदन नेगी और द्वाराहाट में बनेंगे नए केंद्रीय विद्यालय।
तो उत्तराखंड के नवनिर्वाचित नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य 18 अप्रैल को विधिवत विधानसभा भवन में पदभार ग्रहण करेंगे। इसी दिन उन्होंने विधायक दल की बैठक भी बुलाई है, जिसमें कांग्रेस के सभी 19 विधायकों को मौजूद रहने के लिए कहा गया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस के अंदर अब ऑल इज वेल है और सदन के भीतर और बाहर वे जनहित के मुद्दों को लेकर सरकार को बचकर निकलने नहीं देंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर प्रवीण कुमार से खास बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी। यशपाल जी, सबसे पहले तो इंडिया न्यूज में आपका स्वागत कि आपकी वरिष्ठता को देखते हुए आपको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। यहाँ से क्या रोड मैप आप देखते हैं? देखिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और भरोसा विश्वास जताया है और मैं कह सकता हूँ कि जो जिम्मेदारी दी गई है उसका पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, समर्पण भाव के साथ उसको निभाने की कोशिश मैं करूँगा। निश्चित रूप से मैंने कहा ना कि हम जो सवालात हैं, जो विषय हैं, जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को हम पूरी तरह से उन मुद्दों को हम सरकार के खिलाफ सदन में उठाएंगे। हम जवाब मांगेंगे, चाहे कोई भी मुद्दा हो, चाहे भर्तियों का मामला हो, चाहे पलायन आयोग की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो। क्या बेरोजगारी क्या मुद्दा नहीं है? क्या आज नौजवानों के हाथ में काम है? आखिरकार इन्होंने कहा था हम 24,000 के लगभग नौजवानों को सरकारी नौकरियों में हम नियुक्ति देंगे। इन्होंने कहा था कि हम जो बैकलॉग है, खाली पदों को हम भरेंगे। तो आज उसमें कहीं नई शुरुआत हुई है? कुछ दिखाई दे रहा है? तो तमाम विषय है, सदन में पुरजोर तरीके से हम विरोध भी करेंगे और सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे, उनसे जवाब चाहेंगे। सर, आप जैसे ही नेता प्रतिपक्ष बने, एक चुनौती तो आप सरकार के सामने खड़े ही रहेंगे मुद्दों के आधार पर। पार्टी के अंदर सबसे बड़ी चुनौती आपके ऊपर आ गई। जिस दिन बने उसी दिन कहा गया कि 10 विधायक अलग जा सकते हैं, टूट सकते हैं। क्या स्थिति, असल में स्थिति क्या है? और खुलकर बयानबाजी हो रही है। जो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर जीत कर आए हैं वो सीधे तौर पर मीडिया में आके बयान दे रहे हो। इस पर क्या बातचीत हो रही है? क्या इस पर कुछ कार्रवाई वगैरह होगी? देखिए, सब कुछ ठीक है। सभी विधायकों से लगातार बात हो रही है, दूरभाष से बात हो रही है, व्यक्ति रूप से मुलाकात हो रही है और 18 तारीख में हम सब लोग विधानसभा में हम लोग आपस में विचार विमर्श करेंगे, आगे की कार्य योजना बनाएंगे। जो कहा जा रहा है, जो हवा में सवाल खड़े हो रहे हैं, तैर रहे हैं कि बगावत है, नाराजगी है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। 18 तारीख को मीटिंग बुलाई है? हाँ, मीटिंग बुलाई है। 17 तारीख को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में हमारे करण मेहरा जी अध्यक्ष के रूप में कल विधिवत पदभार ग्रहण करेंगे और 18 तारीख को हम विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। तो ये थे हमारे साथ यशपाल आर्य, जो कि नेता प्रतिपक्ष है, और उनका कहना है कि रचनात्मक तो हम होंगे ही, लेकिन जहां पर जरूरत पड़ेगी हम आक्रामकता को भी अपनाएंगे। अपने कैमरा सहयोगी सौरभ के साथ डॉक्टर प्रवीण कुमार, इंडिया न्यूज, देहरादून। बीजेपी नेता की आत्मदाह की चेतावनी के बाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने पर बीजेपी नेता के परिजनों ने धरने और जेल भरो आंदोलन की चेतावनी दी थी। इसके बाद बीजेपी नेता जगजीवन राम के परिजन ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के आवास पर पहुंचे, जहां ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने बैठक कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता जगजीवन राम पिछले लंबे समय से चकबंदी विभाग के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। चकबंदी विभाग में भूमाफियों और अधिकारियों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर कार्रवाई न होने से नाराज हुए महीने पहले ही तहसील परिसर में आत्मदाह का प्रयास किया था, लेकिन अधिकारियों ने उन्हें समझाकर 2 महीने में कार्रवाई का आश्वासन दिया था। लेकिन 4 महीने बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर बीजेपी नेता ने 16 अप्रैल को एक बार फिर आत्मदाह की चेतावनी दी। देखिए, मेरा जो चकबंदी से संबंधित भ्रष्टाचार को लेकर एक आंदोलन चल रहा है, जिसमें गरीब लोगों की संपत्तियों को हड़पने का काम चकबंदी अधिकारी कर्मचारीगणों द्वारा किया गया है, उसको लेकर मेरी लड़ाई है। मैं चाहता हूं कि जो गरीब लोगों की संपत्तियां हड़प की गई हैं उनको वापस मिले और उनको न्याय मिले। लेकिन इससे पहले मैंने 15 दिसंबर को भी आत्मदाह की चेतावनी दी थी और जिसको लेके मैं करने के लिए पेड़ पर भी चढ़ गया था। ये सब आप लोगों ने देखा था
और आप लोगों ने खबर भी चलाई थी, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद हूँ। लेकिन इन्होंने 3 महीने, लगभग 3 से 4 महीने हो गए हैं। उस टाइम पे इन्होंने 2 महीने का आश्वासन दिया था, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। मैं वहाँ पे चक्कर काटते रहे, पीड़ित लोग वहाँ पे चक्कर काटते रहे, लेकिन आज तक इनको चकबंदी अधिकारी कर्मचारियों द्वारा पेपर उपलब्ध नहीं कराए गए थे। जांच आश्वासन इन्होंने जो हमें दिया है, एक तो मंडे को इन्होंने कहा कि 11 बजे हमारी मीटिंग है, जिसमें सारे पेपर इन्होंने मांगे हैं वो हम दाखिल करेंगे उसमें। और जगजीवन राम को रिहा करने के लिए इन्होंने भी 2 घंटे के लिए बोला है। और दूसरा ये है कि 2 मई लास्ट इन्होंने वो दिया है इंटीमेट कि 2 मई तक हम इसको जांच को पूरी कर देंगे। चकबंदी अधिकारी के लिए ऑर्डर रहेगा कि वो शाम को उन साक्ष्य को वेरीफाई करे कि ये उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं है। बाकी इस लड़ाई में हम लोग साथी में, यदि किसी भी तरीके का अन्याय हुआ है या किसी भी तरीके से इन लोगों की ज़मीन हड़पी गई है या कहीं चक अलग लगाए गए हैं, गलत लगाए हैं, वो जांच में जो भी निकल आएगा उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करें। चंपावत जनपद के टनकपुर में देर शाम मौसम परिवर्तन के साथ चल रही तेज हवाओं ने 2 लोगों की जान ले ली। बताते टनकपुर के रेलवे स्टेशन रोड पर एक पाकड़ का पेड़ तेज हवाओं के कारण गिर गया। पाकड़ के पेड़ के नीचे 8 लोग दब गए, जिसमें 2 की मौत हो गई और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए सरकारी अस्पताल टनकपुर में भर्ती कराया गया। वहीं स्थानीय प्रशासन द्वारा राहत कार्य जारी है। नैनीताल बीडी पांडवे अस्पताल में लंबे समय से सीटी स्कैन मशीन न होने के कारण नगर की जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके कारण उन्हें हल्द्वानी, काशीपुर, बरेली, दिल्ली आदि महानगरों की तरह भागना पड़ रहा है। वहीं शुक्रवार को समस्या का निदान करते हुए बीडी पांडवे अस्पताल और स्टाफ डॉक्टर्स फॉर यू की टीम के सहयोग से स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने वर्चुअल सीटी स्कैन मशीन का उद्घाटन किया। इस मौके पर निदेशक स्वास्थ्य तृप्ति बहुगुणा ने बीडी पांडे अस्पताल सीटी स्कैन कक्ष का फीता काटकर उद्घाटन किया। वहीं निदेशक स्वास्थ्य ने कहा कि अब नैनीताल वासियों को सीटी स्कैन के लिए नगर के बाहर नहीं जाएगा। गदरपुर में एक शादी के दौरान तब जमकर हंगामा हो गया जब दूल्हे की पत्नी होने का दावा करते हुए एक महिला पुलिस के साथ वैवाहिक कार्यक्रम में पहुंच गई। महिला ने दूल्हे की चप्पलों से धुनाई कर दी। हंगामा देखकर पुलिस दूल्हे को अपने साथ थाने ले गई। दरअसल गदरपुर की कंबोज धर्मशाला में एक विवाह कार्यक्रम चल रहा था और अचानक कीर्ति सैनी नामक महिला पुलिस के साथ मौके पर पहुंच गई। कीर्ति का दावा था कि दूल्हा उसके पति है और उसकी शादी को 1 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ। महिला का आरोप था कि उसका पति दहेज की मांग करता था, इस कारण उसकी पति से अनबन चल रही थी और इस दौरान पहले महिला और उसके साथ आए लोगों ने दूल्हे की जमकर चप्पलों से पिटाई की। बाद में जब वधू पक्ष को दूल्हे की पहली शादी का पता चला तो उन्होंने भी दूल्हे की पिटाई की। मारपीट नहीं, रोको इन्हें, मारपीट नहीं है, गलत बात नहीं। हमारे एक शहर की लड़की के साथ दोबारा शादी कर रहे हो, पहले आपकी शादी हो रुकी, तलाक हुआ नहीं है। सर मामला ये है, मेरी बहन की शादी 27 अप्रैल 2021 को हुई थी। 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है सर, और इसको लेवाने नहीं आता था। 4 लाख रुपए मांगता था, कभी गाड़ी मांगता था। उसके बाद में 10 दिन के बाद में डिमांड स्टार्ट हो गई सर इसकी। उसके बाद में सर ये अभी तक लेवाने नहीं आया। 2 बार जा चुकी लड़की से घर पे, उसको 30 बार लेवाने नहीं आया। उसके बाद सर हमको इसकी हरकत मालूम पड़ी। उसके बाद हमने जासूस चला इसी गाँव में, और जासूस लगाने के बाद में सर हमको पता चला कि शादी कर रहा है आज। हमारे चलिए इसी के साथ ही देवभूमि लाइव में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। आगे पढ़ाई और टफ होगी,